हम पढ़ रहे हैं आज का टॉपिक आर्टिकल 22। ये स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे आखिरी आर्टिकल है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, कहां से कहां तक? 19 से 22। 19 पढ़ चुके हैं, 20 पढ़ चुके हैं और 21 पढ़ चुके हैं। अब आज आज आखिरी है। ये क्या है, कौन सा अनुच्छेद? 22, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा देखो। सुप्रीम कोर्ट ने जब व्याख्या की अनुच्छेद 22 को लेकर, तो कहा कि अनुच्छेद 22 को अकेले पढ़ना क्या है, अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। अगर अनुच्छेद 22 को समझना है तो आपको अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 को समझना पड़ेगा। अनुच्छेद 21 के बिना अनुच्छेद 22 क्या है, पूरी तरह से अपूर्ण है। तो कैसे है देखो, अगर हम थोड़ा सा पिछली क्लास में जाए तो आर्टिकल 20 हमको क्या बता रहा है। आर्टिकल 20 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को तभी अपराधी घोषित किया जाएगा जब उसने किसी प्रवर्त विधि का उल्लंघन किया। यानी 20 में क्या कह रहा है, 20 में बता रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपराधी कब घोषित करोगे। पहली बात, कब घोषित करोगे? जब उसने किसी प्रवर्त विधि का उल्लंघन किया हो। प्रवर्त विधि का मतलब, प्रवर्त विधि का मतलब संसद ने उस कानून को बनाया है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा गया, राज्यसभा से पास हुआ और किसने साइन किया? राष्ट्रपति ने। वो विधेयक क्या बन जाएगा? कानून। और कानून जैसे ही कार्यपालिका द्वारा लागू किया जाएगा, तब उसको क्या कहेंगे? प्रवर्त विधि। तो अपराधी घोषित करने की शर्त कहां है? अनुच्छेद 20 में। फिर सुनो, अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण और उसकी दैहिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जाएगा जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बनी हो। यानी यहां पर 20 में क्या लिखा है? अपराधी घोषित करने की शर्त है कि नहीं है? और अपराधी कब घोषित करोगे? जब वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन हो। आपने विधि बनाई और विधि बना के किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया, ठीक। लेकिन वह विधि कैसी होनी चाहिए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन। और याद करो, अनुच्छेद 21 की जब व्याख्या की गई, किसके केस में? किसके केस में? ए के गोपालन के केस में क्या कहा था ए के गोपालन ने? कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है? शामिल है। और विधि की सम्यक प्रक्रिया का अर्थ है प्राकृतिक न्याय। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? फेयर होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए और नेचुरल जस्टिस के अनुकूल होनी चाहिए। हाँ, है ना? देखो 20 में क्या कहा, फिर से सुनो। 20, 21, 22 कैसे एक दूसरे से इंटरली कनेक्ट हैं। देखो 20 क्या कह रहा है, किसी भी व्यक्ति को कब अपराधी घोषित करोगे? जब उसने प्रवर्त विधि का उल्लंघन। क्या कैसी भी विधि बना सकती है संसद? नहीं। विधि कैसी होनी चाहिए? फेयर, जस्ट, रीजनेबल और ऐसी विधि के खिलाफ अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है तो व्यक्ति वह क्या कहलाएगा? अपराधी। अपराधी व्यक्ति हो गया कब हुआ? जब उसने किसी प्रवर्त विधि का उल्लंघन किया हो। और वह प्रवर्त विधि कैसी हो? फेयर, जस्ट, रीजनेबल और अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति क्या, सॉरी, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अच्छा, चलो। इसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया, तो व्यक्ति के उस मतलब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के भी क्या होंगे? कुछ अधिकार होंगे। किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कितने अधिकार? तो हम कहेंगे कि संविधान ने हमको, मतलब हमको नहीं, उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार हुआ उसको कितने अधिकार दिए हैं? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। शुरू के दो अधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया है? 22 के क्लॉज 1 में। और आखिरी के तीसरे और चौथे अधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया है? 22 के क्लॉज 2 में। समझ में आई बात? आपने, यानी किसी व्यक्ति ने अगर प्रवर्त विधि का उल्लंघन किया है तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? अपराधी।
वह विधि कैसी होनी चाहिए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन होनी चाहिए, अर्थात वह विधि कैसी होनी चाहिए? फेयर, जस्टिस, जस्ट, रीजनेबल और अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उस अपराधी के बाद भी उसको गिरफ्तारी के संबंध में कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं। कहां पर किए गए? अनुच्छेद 22 के क्लॉज 1 और अनुच्छेद 22 के क्लॉज। कुल मिला के किसी भी अपराधी व्यक्ति को कितने अधिकार दिए गए? 4। पहला देखो, उसको तुरंत अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। यह अधिकार काहे दिया गया है किसी अपराधी को? सोचो। हाँ, अगर व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहले वो क्या कहेगा कि भाई साहब हमको गिरफ्तार करने का कारण बताओ। क्यों? ताकि हम अपना पक्ष रख पाए। अगर तुम क्लास में बैठे हो और हम तुमसे कहें उठो, गेट आउट फ्रॉम द माई क्लास, क्या करोगे? पूछोगे ना सर क्या हो गया, कोई गलती हो गई बताइए। तो क्या किया तुमने? हम तुमको कुछ बताएंगे तो तुम अपना पक्ष रख पाओगे कि सर हमने नहीं किया था, इसने किया था, ऐसे ऐसे बात हो गई। हाँ या ना? तो जैसे ही गिरफ्तारी जानने का कारण जानोगे तुरंत क्या करोगे? कारण जानने के पीछे का उद्देश्य ताकि आपको अपने मन पसंद का क्या मिले? लॉयर उपलब्ध हो जाए। दूसरा कारण समझ में आया कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसको तुरंत आप क्या दिलाएंगे? एक लॉयर, वो दिखाए लॉयर दिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये है 22 का क्लॉज 1 और 22 का क्लॉज, सॉरी 22 के क्लॉज 1 में कितने अधिकार? 2। तीसरा अधिकार देखो, आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, आपको अपनी मनपसंद का लॉयर रखने का अधिकार। तीसरा अधिकार क्या है कि 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ या ना? पहला अधिकार, आपको गिरफ्तारी जानने का कारण पता होना चाहिए। दूसरा, कारण जानने के पीछे का उद्देश्य ताकि आप अपनी मनपसंद का लॉयर अपॉइंट कर सके। तीसरा, 24 घंटे के भीतर आपको पुलिस द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यदि नहीं कर पाए तो 25वें घंटे में पुलिस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह आपको कस्टडी में रख सके। हाँ या ना? तो गिरफ्तार व्यक्ति के कितने अधिकार मिले? संविधान ने कितने अधिकारों को उल्लेख किया गया? 4। कौन कौन से? पहला, गिरफ्तारी जानने का कारण। दूसरा, विधि परामर्श की नियुक्ति। तीसरा, 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना। और चौथा, यदि ऐसा नहीं हो पाए तो पुलिस के पास आपको कस्टडी में रखने का अधिकार खत्म हो जाएगा। है ना? सुनो, इस मजिस्ट्रेट के सामने जो शर्त है, तीसरी शर्त, इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है, ये याद रखना। आपको 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन उस 24 घंटे में यात्रा का समय शामिल, जैसे विकास दुबे का केस याद है। विकास दुबे को अरेस्ट कहां किया गया था? महाकालेश्वर मंदिर, एमपी। विकास दुबे क्रिमिनल था कहां का? यूपी का। तो उसको वहां से यहां पर प्रस्तुत करने में कितना टाइम लगा होगा? ऑब्वियस सी बात है, 24 घंटे से ज्यादा लगा होगा ना। तो यात्रा का समय शामिल, हालांकि वो पहुंचा नहीं था, उसको क्या हुआ? गाड़ी पलट गई और उसका काम काम खत्म हो गया था। याद है कि नहीं आए? कब की घटना है ये? विकास दुबे वाली घटना कब की है? शायद 20 की है, 20 या 21, 20 की है। ठीक है। अब देखो, किसी भी व्यक्ति को दंड कितनी विधियों द्वारा दिया जाता है? 2 विधि। देखो, हाँ, दंडात्मक विधि कितनी प्रकार की? पूरे विश्व में या भारत जैसे कितने भी देश हैं, दंडात्मक विधि किसी भी व्यक्ति को सजा देने की विधियों के लिए कितनी कितनी विधियां? 2। पहली, सामान्य दंड विधि, और दूसरी निवारक निरोधक विधि। इसी सामान्य दंड विधि को हम बोलते हैं प्यूनिटिव लॉ। हाँ, और इसी निवारक निरोधक विधि को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ठीक? पक्का? अब देखो, ये समझो क्या है।
और ये क्या है, बताओ क्या है, दोनों में क्या अंतर है? देखो, आपने अपराध किया, ये प्रूफ हो गया, और आपको सजा दे दी गई। कौन सी विधि? आपने अपराध नहीं किया, लेकिन किसी को संदेह है कि ऐसा अगर आप बाहर रहेंगे तो आप अपराध कर सकते हैं, वो कैसी विधि है? थोड़ा समझो इसमें। एक है प्यूनिटिव लॉ, और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अपराध होने के बाद दी गई सजा। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है संदेह के आधार पर अरेस्ट किया जाना। हाँ है ना? आपने फोन किया किसी को और कहा, कोई भी प्लान कर रहे हो, कोई भी ऐसा षड्यंत्र कर रहे हो जिससे भारत की एकता और अखंडता क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। आपने अपराध नहीं किया ना, लेकिन अपराध की क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो ना। उस प्लानिंग को निष्फल साबित करने के लिए पुलिस आपको किस एक्ट के तहत गिरफ्तार करेगी? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ठीक है, समझ गए? देखो थोड़ा सा समझ लो, भारत और अमेरिका के बीच क्या अंतर है, किसको लेकर? प्योनिटिव लॉ को लेकर। देखो, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ यूएसए। ए नाम के किसी व्यक्ति ने क्या किया, अपराध, पुलिस गिरफ्तार करेगी, और 24 घंटे के भीतर कहां भेज देगी? 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको प्रस्तुत करेगी। अब आप मान लीजिए मजिस्ट्रेट हैं, आप क्या हैं, एक्स नाम का कोई व्यक्ति क्या है, मजिस्ट्रेट। मामला किसका आया, एक आया। तुम्हारे पास कितने विकल्प होंगे? तुम अपने आप को मजिस्ट्रेट समझो, क्या करोगे? उसका पक्ष सुनोगे, पुलिस का पक्ष सुनोगे। अगर पुलिस सही से साक्ष्य दे पाई तो यानी उसने अपराध किया है, आपने उसको दोषी ठहरा दिया। जैसे दोषी ठहराया, क्या मिला? सजा। कितनी? जितना उस प्रवर्त विधि में लिखा गया हो। ठीक है। दूसरा, आपको कोई साक्ष्य नहीं मिले, निर्दोष कर दिया, आपने कर दिया। निर्दोष हुआ व्यक्ति कहाँ जाएगा? घर जाएगा, और अपनी आम जीवन जीना शुरू कर देगा। तीसरी शर्त क्या हो सकती है? पुलिस कहेगी कि भाई साहब, इस व्यक्ति को जो आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, ये सिर्फ एक अपराध में शामिल नहीं है, हो सकता है ये कई अपराध में शामिल हो। तो मजिस्ट्रेट साहब, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमको 15 दिन की क्या दें, कस्टडी दें। किसकी? उस व्यक्ति की, ताकि हम इसको लठियाएं और क्या करें, इससे और साक्ष्य इकट्ठा करें। तो तीसरी शर्त क्या हो सकती है? किसकी कस्टडी? दोषी है तो इसको कौन सी कस्टडी मिल गई? जुडिशियल कस्टडी। और अगर पुलिस ने टाइम मांगा और साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, तो कौन सी कस्टडी मिली? पुलिस कस्टडी। ये समझ में आ गया? देखो सुनो थोड़ा सा, जैसे दोषी, मामला कहां चला गया, इसको सजा मिल गई। सजा मिलने के बाद जब ये व्यक्ति आएगा, तो क्या इसको दोबारा सजा मिलेगी? कौन सा अनुच्छेद? एक अपराध के लिए एक सजा, कौन सा अनुच्छेद है ये? अच्छा, अनुच्छेद 20 लिखा है ना। यानी अपराधी को भी कुछ संरक्षण दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं? अगर आपने एक बार अपराध किया और मजिस्ट्रेट ने आपको दोषी साबित करते हुए सजा दे दी, तो और सजा काटने के बाद आप घर आ गए, तो क्या उसी अपराध की आपको सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। खत्म करो। दूसरा, निर्दोष है तो घर चला गया। तीसरा, पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी कितने दिन की हो सकती है? 15 दिन की। सुनो, 15 दिन, 15 दिन क्या करेगी पुलिस? बजाएगी किस पर? उस व्यक्ति पर, अपराधी पर। इकट्ठा हुए, ठीक, कहाँ आ गया मामला? साक्ष्य इकट्ठा हो गए। जैसे साक्ष्य इकट्ठा हो गए, फिर कहाँ आएगा ट्रायल? मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट फिर सुनेगा और सजा दे देगा, तो ठीक। मान लो 15 दिनों में साक्ष्य इकट्ठा नहीं हो पाए, फिर एक बार कस्टडी की अधिकतम सीमा कितनी है?
सिर्फ 15 दिन। याद रखना, सेल्वी वर्सेस कर्नाटक स्टेट, याद आया? पहले कस्टडी कितने कितने समय के लिए दी जाती थी? 2 2 3 3 महीना। लेकिन इससे देखा गया कि अपराधियों की जान चली जाती है, इतनी मार पड़ती थी उनको कि टॉर्चर करके वो क्या हो जाते थे, पुलिस कस्टडी में ही मर जाते थे। इस पुलिस सॉरी रिमांड को क्या किया गया, कम कर दिया गया। और आज की डेट में कितने दिन है? मैक्सिमम एक बार मजिस्ट्रेट कितने दिन की रिमांड कर सकता है? हाँ है ना? 15 दिन बीतने के बाद ये व्यक्ति पुलिस द्वारा फिर कहा जाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने फिर पुलिस वाले कहेंगे कि हमें अभी साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, कृपया और दिनों की मोहलत। फिर कितने दिन की देगा? ये 15 15 15 कितनी बार तक चलेगा? 6 बार। 15 × 6 = 90। यानी एक अपराधी व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों की पुलिस कस्टडी हो सकती है? 90 दिन की। 90 दिन तक भी अगर पुलिस केस इकट्ठा ना कर पाए, सॉरी साक्ष्य इकट्ठा ना कर पाए, तो अब यह पुलिस की मजबूरी हो जाएगी कि इसको क्या करो, निर्दोष साबित करके घर भेज दो। जैसे ही 7वीं बार यह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होगा, उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा कि साक्ष्यों के अभाव में आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। समझ में आ गया? दूसरा देखो, यह व्यक्ति इस वाले केस में, कौन से केस में, जब मजिस्ट्रेट ने उसको निर्दोष साबित कर दिया, कहां चला गया? घर चला गया। घर जाने के बाद जैसे छूट गया, 2 3 महीने बाद पुलिस को कोई साक्ष्य मिला, तो क्या यह दोबारा केस खुल सकता है? हाँ, भारत में ऐसा है। भारत में एक बार किसी व्यक्ति को निर्दोष साबित कर दिया, उसके 2 3 4 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद भी अगर उसके खिलाफ साक्ष्य मिले तो बंद हुआ केस दोबारा। यूएसए में ऐसा नहीं। ये बात याद रखोगे? पक्का? ये है 22 का क्लॉज 1 और 22 का क्लॉज 2। कुछ नहीं, अगर जिस दिन मजिस्ट्रेट ने आपको निर्दोष साबित कर दिया यहां पर, उसके अगले दिन आपके खिलाफ चाहे जो भी साक्ष्य मिल जाए, आपके खिलाफ उस केस की रीओपन केस आपका रीओपन नहीं हो सकता। भारत में कितनी बार भी, भारत में कितनी बार भी। और इसका फायदा कौन उठाता है? राजनीतिक दल। जैसे आज की जो सरकार है, आज की सरकार में जो भी अपराध हुए सरकार बचा लेगी, लेकिन मान लो सरकार चेंज हुई, दूसरी सरकार आई, दूसरी सरकार फिर क्या कराएगी? ओपन करो केस। केस ओपन करके मामला कहां चला गया? मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल, सजा मिल गई। समझ में आ गया? लेकिन अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं। एक बार अगर किसी व्यक्ति को निर्दोष साबित कर दिया तो उसको दोबारा कभी भी उस केस के लिए सजा नहीं दी जा सकती। ये समझ में आ गया बात? पक्का? तो अगर कोई पूछे कि क्या सभी अपराधियों को ये 4 अधिकार प्राप्त हैं? नहीं है, 2 इसके अपवाद हैं। वही अपवाद कहां लिखा है? 22 का क्लॉज 3, कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यदि निवारक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो उसे कोई भी संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके 2 अपवाद कौन कौन से? पहला, यदि कोई विदेशी शत्रु है, और दूसरा, इस अधिनियम के तहत यदि कोई गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, तो गिरफ्तार होंगे, लेकिन उन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वो 4 अधिकार नहीं प्रदान किए जाएंगे। ये अपवाद याद रखना। पहला है विदेशी शत्रु, और दूसरा निवारक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति। ठीक है? बेसिकली जो ये नियम है, कौन सा, ये किसके लिए लाए गए? ये आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए लाए गए। और यदि भारत में आतंक फैलाओगे तो आपको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है? पक्का?
देखो समझो, यदि आपको प्यूनिटिव लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया तो आपको 24 घंटे के भीतर कहां प्रस्तुत करना पड़ेगा? निकटतम मजिस्ट्रेट करने। यदि आपको प्यूनिटिव लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया तो आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। यदि आपको प्यूनिटिव लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया तो आपको अपना वकील अपॉइंट करने का अधिकार होगा। यदि आपको निवारक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया तो आपको कारण जानने का अधिकार नहीं होगा। आप लॉयर नहीं करेंगे, आप 24 घंटे वाली शर्त नहीं पालन होगा और आप छोड़े नहीं जाएंगे। ये 24 घंटे की शर्त किसके लिए? प्यूनिटिव लॉ के लिए। यहां पर निवारक निरोधक अधिनियम के तहत उस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है, लेकिन कार्यपालिका को यह संदेह है कि अब अपराध हो सकता है। तो जैसे ही अपराध हो सकता है आपको क्या कर लिया जाएगा? अरेस्ट कर लिया जाएगा। और कितने मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 3 माह के लिए आपको बिना कारण बताए, बिना लॉयर मुवक्किल कराए, बिना 24 घंटे वाली शर्त को पालन किए हुए कहां रखा जाएगा? और इसके तहत गिरफ्तार किए जाओगे तो बढ़िया से पूजा भी होगी। समझ में आ गई बात? पक्का? आज तक भारत में इसके तहत कितने कानून बने? देखो, निवारक निरोधक अधिनियम की एक लिस्ट है। पहला यही नाम है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। यह बनाया कब? 1950 में बना और 1969 में समाप्त हो गया। ठीक है। जैसे 1969 में समाप्त हुआ, एक दूसरा एक्ट लाया गया जिसका नाम है मीजा, MISA, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। 1971 में बना और 77 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको खत्म कर दिया। यही वो कानून है जिसका इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय क्या किया? भयानक तरीके से मिसयूज किया था। आया ना? और इसके तहत बहुत लोगों को जेल में डाल दिया गया। पता है 75 जब इमरजेंसी लगी तो कितने लोग भारतीय जेल में थे? हैं? 11 लाख। बताया तुम लोग को? 11 लाख, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, JP नारायण, राम मनोहर लोहिया, लालू यादव, इतने बड़े बड़े नेताओं को कहां डाल दिया गया था? आधार उनको गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताया गया। और क्या कहा गया कि यदि आप बाहर रहेंगे तो भारत की आंतरिक सुरक्षा पर और आंतरिक सुरक्षा के नाम पर इमरजेंसी को प्रभावी रूप से क्या किया गया? मिसयूज किया गया, दुरुपयोग किया गया उसका। ठीक है। यही कारण है कि जब आपातकाल जब पढ़ोगे 352 में राष्ट्रीय आपात के कितने आधार? 3। पहला है युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा था आंतरिक अशांति। इसी आंतरिक अशांति को आधार बनाकर इंदिरा गांधी ने क्या लगाया? राष्ट्रीय आपात, है ना? और राष्ट्रीय आपात को लगाकर खूब मिसयूज किया गया। जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार बदली और मोरारजी देसाई यानी जनता पार्टी की सरकार आई, सबसे पहले उसने क्या किया कि 352 में संशोधन करके, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 करके इसको हटाकर क्या लगा दिया गया? सशस्त्र विद्रोह लगा दिया गया। हाँ या ना? तो जब अगर तुम्हें चीजें पता होंगी तब तुम कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो कोई किसी से पूछे कि क्यों हटाया तो उसके पास आधार नहीं होगा जब तक उसको जानकारी नहीं होगी। ठीक है। कितने हो गए? 2। कौन कौन से? एक हो गया मीजा, दूसरा हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, तीसरा देखो, तीसरा क्या है? रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1978। ये आज तक प्रभावी है। ठीक है। उसके बाद 80 में आया पोटा, प्रिवेंटिव क्या है?
हाँ, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 1980 में आया, 85 तक लागू रहा। उसके बाद क्या आया, 85 से 95 टाडा, जिसके तहत संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 95 से कुछ नहीं, 2002 में आया कौन सा, UAPA, जो आज तक प्रभावी है। ये लागू हुआ था 2002 में। 2002 में बना कब था, 1968 में ही बन गया था। याद रखना, जो आज का कानून है निवारक निरोधक अधिनियम, वो कौन सा है, UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंटिव एक्ट। ये 1968 में बन गया था, लेकिन प्रभावी नहीं हुआ था। प्रभावी कब हुआ, जो आज तक क्या है, लागू है। तो कितने एक्ट हैं, पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में बना, 1969 तक लगा रहा। उसके बाद मीजा आया, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1978 में आया, 77 तक बना रहा। इसी मीजा का मिसयूज किसने किया, कहानी याद रखना, 77 में मोरारजी देसाई ने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर 1978 में रासुका आया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो वर्तमान तक क्या है, अभी भी लागू है। उसके बाद 1980 में ओटा आया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो 85 तक रहा, 85 से 95 तक क्या रहा, टाडा, TADA, जिसके तहत संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। फिर उसके बाद 2002 में प्रभावी रूप किसने लिया, UAPA ने। लेकिन UAPA बना कब, तो 1968, और वर्तमान तक कौन सा लागू है। इसी के तहत जब तुम NCRB की रिपोर्ट पढ़ोगे, अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी रिपोर्ट पढ़ोगे, तो अभी 2003 साल में, 2020 से लेकर 2023 तक इसी कानून के तहत भारत में 120 लोगों को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इसका भी क्या होने लगा, मिसयूज होने लगा। जब सुनवाई हुई तो 96 लोग क्या पाए गए, निर्दोष पाए गए। कानून किसके लिए बना, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, लेकिन सरकारें इसका क्या करने लगी, चाहे वो मीसा हो चाहे वो UAP हो। तो ये था आर्टिकल 22। क्या क्या देखा हमने, आर्टिकल 22 के 3 क्लॉज, 22 का क्लॉज 1, 22 का क्लॉज 2 और 22 का क्लॉज 3। 22 का क्लॉज 1 और 2 मिलकर कितने अधिकार दे रहे हैं, 4, किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को। लेकिन गिरफ्तारी की विधि कौन सी होनी चाहिए, सामान्य दंड विधि, प्यूनिटिव लॉ। अगर किसी भी व्यक्ति को प्यूनिटिव लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया, अर्थात यदि उसने अपराध किया और अपराध के बाद उसके ऊपर अपराध साबित हो गया, तो उसको क्या मिलेगी, सजा। कितने मिलेगी, जितने उस प्रवर्त विधि में उल्लंघन, यानी 20 और 22 जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए, मिली। और मिलने के बाद उसको कितने अधिकार दिए गए, 4। कौन कौन से, उसको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, दूसरा उसको विधि परामर्श रखने का अधिकार है, तीसरा 24 घंटे के भीतर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, चौथा यदि ऐसा नहीं हो पाया तो उसको पुलिस द्वारा छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन कब, जब व्यक्ति सामान्य दंड विधि द्वारा गिरफ्तार किया गया हो। लेकिन अगर व्यक्ति को निवारक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया तो उसको किसी भी तरह के अधिकार नहीं है। उसको कितने माह तक मैक्सिमम रखोगे, बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए हुए उसको कितने माह तक रख सकते हो। अब सोचो, मजिस्ट्रेट के सामने रखोगे नहीं, कहां प्रस्तुत हो रहा मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, 3 महीने तोड़ाई करेगी, तोड़ाई नहीं करेगी। बताओ तुम्ही ने किया, बताओ तुम साजिश रच रहे थे, बताओ तुम षड्यंत्र कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, होगी कि नहीं होगी। और 3 महीने का समय मिलेगा मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार। वहां पे कितने दिन का है, 24 घंटे। यहां पर 3 महीने तक मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत किया ही नहीं जाएगा। तो क्या करोगे, बिरयानी खिलाओगे, लठियाओगे ना। ये लठिया जाता भयानक। क्यों लाए गया ऐसा कठोर नियम, ताकि आतंकवाद पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। ठीक है, ये था 19 से लेकर 22 का अधिकार। कौन सा, राइट टू फ्रीडम। कल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलो बाय।